हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंगला मीडियो पे आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 10 अगस्त 2020। सो गाइस क्विकली ज्वाइन दिस सेशन और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन में ज्वाइन करने की। हमें करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं और आप रोज़ाना इसको फॉलो करा करिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की मेजर न्यूज़ क्या है। तो पहली न्यूज़ है द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल फॉर पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च्ड। सो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए सिफारिश के पत्र का प्रारूप जारी किया गया। The letter of recommendation module for PM Swanidhi scheme, it was launched by Housing and Urban Affairs Secretary। तो आवास और शहरी मामलों के जो सचिव हैं जो दुर्गा शंकर मिश्रा, उनके द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल यानी कि सिफारिश के पत्र का प्रारूप जो है वो लॉन्च किया गया है। द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल और प्रोग्राम्स दे विल मेक द स्कीम एक्सेसिबल टू स्ट्रीट वेंडर्स who are without identity card and certificate of vending and are out of the surveyed list for getting benefits under PM स्वनिधि स्कीम। सिफारिश का पत्र उन स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो रेडी फेरी वाले हैं उनके लिए योजना को सुलभ बनाएगा, क्योंकि जिन लोग के पास पहचान पत्र नहीं है या फिर बिक्री के लिए प्रमाण पत्र नहीं है तो वो स्कीम से बाहर ना रह जाएं, वो स्कीम से का लाभ ना उठा पाएँ। तो उसको एड्रेस करने के लिए जो सिफारिश का पत्र है उसके लिए जो उसका प्रारूप जारी किया गया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योजना के तहत लाभ पाने के लिए सर्वे की गई सूची से बाहर हैं, दे आर आउटसाइड द सर्वेड लिस्ट विच for getting the benefits under PM Swanidhi scheme. So therefore this letter of recommendation module, it has been started. Through the module, street vendors get a digitally enabled process in which an eligible vendor can formally ask letter of recommendation from the urban local बॉडी। मॉड्यूल के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल रूप से सक्षम प्रक्रिया प्राप्त होगी, जिसमें एक योग्य विक्रेता औपचारिक रूप से शहरी स्थानीय निकाय से सिफारिश के पत्र के लिए अनुरोध कर सकता है। ओके, सो द स्ट्रीट वेंडर्स ही कैन आस्क फॉर द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द अर्बन लोकल बॉडी थ्रू अ डिजिटली इनेबल्ड प्रोसेस। डिजिटल रूप के जो सक्षम प्रक्रिया है उसको प्राप्त होगी स्ट्रीट वेंडर को, और वो जो है जो भी स्थानीय निकाय हैं, शहरी स्थानीय निकाय, उनसे जो सिफारिश के पत्र के लिए अनुरोध कर सकता है। आगे चलते हैं। When the vendor will receive letter of recommendation from urban local body, he will be able to apply for loan under PM Swanidhi scheme of Ministry of Housing and Urban Affairs। तो जो भी विक्रेता है जब उसको शहरी स्थानीय निकाय से सिफारिश का पत्र प्राप्त होगा तो वह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकेगा। The vendor who will receive letter of recommendation will get identity card and certificate of vending within 30 days। So जिसको भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा यानी सिफारिश का पत्र प्राप्त होगा, उसके 30 दिन के भीतर क्या होगा, जो वेंडर का पहचान पत्र है या तो उसको वो मिल जाएगा या फिर जो सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है वो उसको दे दिया जाएगा। बात करें हम पीएम स्वनिधि की, सो द पीएम स्वनिधि योजना और पीएम Prime Minister Street Vendor Atmanirbhar Nidhi, this was launched by the Prime Minister of India, and the objective of this scheme is to help a revival of the business closed due to COVID-19 by providing special micro loan facility to street vendors। तो हाल ही में जो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि जो योजना शुरू की है, इस योजना का उद्देश्य रेडी पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर कोविड-19 की वजह से बंद हुए उनके कारोबार को फिर से चालू करने के लिए जो है उसमें मदद देनी है। द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम इज टिल मार्च 2022। तो इस योजना की जो अवधि है वो मार्च 2022 तक है। एंड अंडर दिस स्कीम स्ट्रीट वेंडर ही कैन अवेल अ लोन ऑफ ₹10,000 and if he timely repays the loan within a year, then for the next year he can avail a loan of ₹20,000 and then so on। तो कोई भी विक्रेता है अगर वो पीएम स्वनिधि योजना में अप्लाई करता है लोन के लिए तो वो 10,000 रुपये जो है वो ले सकता है, और यदि वो समय से जो है 10,000 का लोन है ये चुकता कर देता है 1 साल के भीतर तो जो है उसको अगले वर्ष वो 20,000 का लोन ले सकता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट no collateral is required।
तो कोई भी जो है चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर पीएम स्वनिधि योजना के तहत। ये किसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द सेकेंड थिंग इज़ दैट द पीएम स्वनिधि योजना इट इज़ अ स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत जो है योजना है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर दैट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इस योजना को क्रियान्वित करने की एजेंसी कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये हमने पढ़ा था, एक MOU भी साइन हुआ था उस एजेंसी के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। कौन है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी? सिडबी। तो सिडबी इसकी जो है वो क्रियान्वयन एजेंसी है पीएम स्वनिधि योजना की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। और अभी जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी का जो मॉड्यूल है उसका जो वो जारी किया गया है, उसका जो प्रारूप है सिफारिश के पत्र का वो जारी किया गया है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। पीएम स्वनिधि स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विल कंटिन्यू टिल विच ईयर? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस वर्ष तक जारी रहेगी? 2021, 2022, 2023 एंड 2024। गाइस क्विकली कमेंट द करेक्ट आंसर। सही उत्तर बताइए, क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि 2022 तक इस ये जो है जारी रहेगी, इसकी अवधि है। आगे चलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी अपॉइंटेड एज UPSC चेयरमैन। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को UPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। He has been appointed as UPSC chairman and he will take place of अरविंद सक्सेना। तो वो किसका स्थान लेंगे? वो अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ UPSC सिंस 2015। तो जो डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी हैं वो 2015 से UPSC के सदस्य रहे हैं। His tenure as UPSC chairman will continue till May 12, 2021। तो इनका जो कार्यकाल है वो 12 मई 2021 तक जारी रहेगा। He also served as chairman of छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उन्होंने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। ओके, सो लेट्स सी वन थिंग ओवर हियर दैट द टर्म फॉर UPSC members and chairman, it is 6 years or till they attain the age of 65 years. Okay, and for the state PSC the tenure is 6 years or 62 years of age. Okay, so यहाँ पर जो टर्म होता है, जो टेन्योर होता है UPSC के अध्यक्ष का और उसके अन्य सदस्यों का, वो 6 साल होता है या 65 साल की जो एज है जब तक वो नहीं हो जाती उनकी तब तक का रहता है। वहीं जो स्टेट PSC होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट्स में, वहाँ पर जो कार्यकाल होता है मेंबर्स का और चेयरमैन का वो 6 साल का होता है, 62 वर्ष का होता है। अब यहाँ पे अगर कोई मेंबर है जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है या फिर स्टेट PSC में, या फिर वो चेयरमैन रह चुका है या उनकी एज 62 वर्ष हो चुकी है, तो अब वो किसी और स्टेट PSC में नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो UPSC के मेंबर या चेयरमैन बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। सो he or she can become a chairman or a member of UPSC, right? So this Pradeep Kumar Joshi, he has served as the chairman of Chhattisgarh Public Service Commission and Madhya Pradesh Service Public Commission, and he has been a member of UPSC since 2015, and now he has been appointed as the chairman of UPSC. Moving forward, let's know something about the chairman and members of UPSC. So the chairman of UPSC and its members are appointed by President of India, and presently there are 8 members in UPSC. तो UPSC के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? इसमें 8 सदस्य हैं। जो नंबर होता है सदस्यों का वो फिक्स नहीं किया गया है संविधान के द्वारा। द नंबर इज़ नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है पूरा राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि सदस्यों की संख्या कितनी होगी। डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट दैट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मेंबर्स इन UPSC. The tenure of chairman and members is 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. So as I discussed earlier also, the अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु जब तक नहीं हो जाती है, जो भी इससे पहले अचीव हो जाता है तब तक के लिए उनका टेन्योर होता है।
द प्रेसिडेंट डिसाइड्स द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर, राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें तय करता है। एंड ऑल्सो द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी दे कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिटन नोटिस बाय द ऑर्डर पास्ड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, सो जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं यूपीएससी के, वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। कुछ विभिन्न कंडीशंस के अंतर्गत उनको हटाया जा सकता है। और आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए दैट विच आर द आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर रिलेटेड टू यूपीएससी। जल्दी से बताइए कि यूपीएससी से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। जल्दी से बताइए आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू यूपीएससी। So Article 350 to Article 323, these are related to the UPSC and State Public Service Commission. Okay, these are given in part 14 of the Constitution. ठीक है, जो 14th पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें दिया हुआ है यूपीएससी और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके बारे में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसमें जिक्र है कि कैसे उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, कैसे उनको हटाया जा सकता है, क्या क्या उनके पावर्स और फंक्शंस होते हैं, वो सभी का इसमें जिक्र किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, सुजाता मेहता एंड मनोज सोनी। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रदीप कुमार जोशी। मूविंग फॉरवर्ड, इनॉग्रेशन ऑफ अ सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिंग चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन। इसका जो उद्घाटन है, जो इनॉग्रेशन है, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल विल ऑल्सो कनेक्ट पोर्ट ब्लेयर टू अदर प्लेसेस सच एज स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड एंड रंगत। पनडुब्बी जो ऑप्टिकल फाइबर है केवल पोर्ट ब्लेयर को अन्य स्थानों जैसे स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोरोता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को भी जोड़ेगा। नाउ टेल मी दैट व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वराज द्वीप। क्विकली कमेंट। इसका नाम बदल दिया गया था, स्वराज द्वीप रख दिया गया था। ये पहले इसका क्या नाम था, जल्दी से बताइए। इसका क्या नाम था? हैवलॉक आइलैंड। The cable will ensure faster and reliable telecom and broadband connectivity to Andaman and Islands. तो केबल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए तेजी से और ज़्यादा भरोसेमंद मोबाइल तथा लैंडलाइन दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करेगा। On 30th December 2018, PM has launched foundation stone for this project at पोर्ट ब्लेयर। तो 30 दिसंबर 2018 को PM ने पोर्ट ब्लेयर में इस परियोजना का शिलान्यास किया था। So what will be the benefits of this submarine optical cable? So let's see the benefits, क्या क्या लाभ होंगे इससे। Tourism and employment generation will be encouraged, तो जो पर्यटन है और रोजगार सृजन को ये बढ़ावा मिलेगा। E-administration services like telemedicine and teleeducation can be provided, तो टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन जैसी जो ई प्रशासन सेवाएं हैं वो प्रदान की जा सकेंगी। Small entrepreneurs will benefit from increasing opportunities in e-commerce, छोटे उद्यमियों को ई कॉमर्स में अवसर बढ़ने से लाभ होगा। इफ़ यू टॉक अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इट इज़ एन आर्किपेलागो एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इट हैज़ 572 आइलैंड्स। यह एक द्वीप समूह और भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 572 द्वीप हैं। अंडमान इज सेपरेटेड बाय निकोबार बाय 10 डिग्री चैनल। सो हेयर यू कैन सी दिस इज द 10 डिग्री चैनल। हेयर इज अंडमान आइलैंड एंड हेयर इट इज़ निकोबार आइलैंड। ओके, द वन विच इज सर्कल्ड इन रेड, तो जो लाल घेरे में है ये अंडमान है, ये 10 डिग्री चैनल है और उसके बाद ये निकोबार है। तो ये अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। तो कभी कभी इससे भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन से डिग्री का चैनल है जो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, या फिर जो 10 डिग्री चैनल है वो किस किस को सेपरेट करता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार की राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन साउथ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है।
और जो पोर्ट ब्लेयर है इट इज़ वन ऑफ द 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। जो 13 मेजर बंदरगाह हैं, मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के, उनमें से एक जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। पीएम विल इनॉग्रेट अ सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल दैट विल कनेक्ट पोर्ट ब्लेयर विद विच ऑफ द फॉलोइंग। पीएम एक पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे जो पोर्ट ब्लेयर को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ेगी? त्रिवेंद्रपुरम, कोयम्बटूर, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम। So what will be the correct answer for this? Quickly comment. Guys, keep commenting the correct answer. Like the video, share it. Keep following daily current affairs. The correct answer is option C, that is चेन्नई इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इनॉग्रेटेड बाय पीएम। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र एंड इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर ऑन स्वच्छ भारत मिशन, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो स्वच्छ भारत मिशन पर एक संवादात्मक अनुभव केंद्र है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू फ्यूचर जनरेशंस अबाउट द जर्नी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र भावी पीढ़ियों को स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। द इंस्टॉलेशंस इन द सेंटर विल इन्फॉर्म एंड क्रिएट अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑन स्वच्छता एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। केंद्र में स्थापनाएं स्वच्छता और संबंधित पहलुओं की जानकारी, जागरूकता और शिक्षा प्रदान करेंगी। पीएम हैड फर्स्ट अनाउंस्ड राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र ऑन 10 अप्रैल 2017 व्हेन चंपारण सत्याग्रह सेंटेनरी वाज सेलिब्रेटेड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 10 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र की जो घोषणा है वो की थी जब चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी मनाई गई थी। सो लेट अस नो समथिंग अबाउट दिस चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह इट वाज लॉन्च्ड इन 1917 बाय महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में लॉन्च किया गया था एंड दिस वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया। तो ये भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। एंड इन दिस द चंपारण इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार एंड हियर द पीजेंट्स वर एक्सप्लॉयटेड बाय द इंडिगो प्लांटर्स। तो नील की खेती करने वाले जो यहाँ पे बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने जो पीजेंट्स होते हैं, जो टेनेंट्स होते हैं, उन पे ज़बरदस्ती नील की खेती कराई थी। क्योंकि जो नील होता है, जो इंडिगो होता है, वो डाई की तरह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड जो है वो मुद्दा था, नील की खेती से संबंधित। सो देयर वाज अ सिस्टम विच वाज नेम्ड तीन कठिया। So under this तीन कटिया system, the peasant were supposed to grow indigo on 3/20th part of their land। तो 3/20वें भाग पर जो उनके टोटल ज़मीन होती थी उस पर उनको नील की खेती करना अनिवार्य था तीन कटिया सिस्टम के अंतर्गत। तो इसी के चलते जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था यहाँ पर पीजेंट्स का। तो इसी के चलते जो चंपारण सत्याग्रह है उसकी शुरुआत की गई थी 1917 में। और ये जो है पहला जो है सत्याग्रह मूवमेंट था इंडिया में, जिसने जो पूरा नेशनल फ्रीडम मूवमेंट का जो कोर्स था उसको पूरा चेंज कर दिया था। पूरा बदलाव वहाँ से आना शुरू हो गया था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। टॉकिंग अबाउट स्वच्छ भारत मिशन, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में जो है लॉन्च किया गया था। अंडर दिस मिशन मोर देन 10 करोड़ इंडिविजुअल टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड सो फार। मिशन के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। On 2nd October 2019, the rural areas in all states they have declared themselves open defecation free। 2 अक्टूबर 2019 को सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों ने खुद को ओपन डेफिकेशन मुक्त जो है वो घोषित कर दिया था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो ग्रामीण को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। एंड in May 2019, the Ministry of Drinking Water and Sanitation, it was merged with the Ministry of Water Sources, and the new ministry was created, which is Ministry of Jal Shakti. Okay. So now there is Ministry of Jal Shakti. Swachh Bharat Mission Urban is being implemented by Ministry of Housing and Urban Affairs.
तो जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है उसको आवास और शहरी मंत्रालय जो मामलों के मंत्रालय हैं उनके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। और जो ये ग्रामीण की पेयजल स्वच्छता मंत्रालय है 2019 में इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर जो है वहाँ उसके साथ जोड़ दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था और एक नई जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको बनाया गया, जल शक्ति मंत्रालय को। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। Let's see a question. In which year did rural areas in all states declare themselves open defecation free? किस वर्ष सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया? 2017, 2018, 2019 एंड 2020। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 2019। लेट्स मूव फॉरवर्ड। A memorial for Indian soldiers to be constructed by बांग्लादेश। बांग्लादेश द्वारा 1971 के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। A memorial for Indian soldiers who were martyred in 1971 Liberation War will be constructed by Bangladesh. 2021 is the 50th anniversary of 1971 Liberation War of Bangladesh। 2021 में 1971 के बांग्लादेशी मुक्त संग्राम की 50वीं वर्षगांठ है। 1971 इंडिया हैज हेल्प्ड बांग्लादेश इन इट्स लिबरेशन फ्रॉम पाकिस्तान। तो 1971 का जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम है, भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को मुक्ति दिलाने में मदद की थी। ओके, टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, इट इज़ अ साउथ एशियन कंट्री दैट लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया एंड म्यांमार इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ बांग्लादेश। यह एक दक्षिण एशियाई देश है जो भारत के पूर्व में स्थित है। म्यांमार बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। लेट्स सी द लोकेशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं मैप में। ये किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है इधर? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल के साथ। ठीक है, ये जो है 1 2 3 4 5 यहाँ पे स्टेट्स हैं भारत की जिनके साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। एंड इट्स कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इज़ ढाका एंड इट्स करेंसी इज़ बांग्लादेशी टका। तो इसकी जो राजधानी और सबसे बड़ा शहर ढाका है और इसकी जो मुद्रा है वो बांग्लादेशी टका है। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है जो लगभग जो है 4000 के आसपास है, 4000 किलोमीटर के आसपास है। और बांग्लादेश जो है वो अपना जो बॉर्डर है वो भारत के साथ और म्यांमार के साथ शेयर करता है। और म्यांमार कहाँ लाई करता है? इसके साउथ ईस्ट रीजन में। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और जान लेते हैं। अभी बांग्लादेश की पीएम कौन है करेंटली? शेख हसीना। आई हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स। शेख हसीना इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। Moving forward, let's see a question. Bangladesh has decided to construct memorial for Indian soldiers who have died in Liberation War of Bangladesh. In which year was the Liberation War fought? बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाने का फैसला किया है जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में मारे गए हैं। मुक्ति युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1943, 1947, 1968 एंड 1971. So what will be the correct answer for this? क्या होगा इसका सही आंसर? The correct answer will be option D, that is 1971, 1971। आगे चलते हैं। Let's see the next news. 3 male paddlers, table tennis players chosen for tops come from गुजरात। टॉप्स के लिए चुने गए 3 पुरुष पैडलर जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं वो गुजरात से हैं। These 3 male paddlers are हरमीत देसाई, मानव ठक्कर और मानुष शाह। तो ये कौन है 3 चुने गए खिलाड़ी? हरमीत देसाई, मानव ठक्कर और मानुष शाह। द नेम ऑफ द 4th पैडलर हु हैज़ बीन चोजन फॉर द स्कीम इज सौम्यजीत घोष। तो योजना के लिए चुने गए चौथे पैडलर का नाम सौम्यजीत घोष है, लेकिन वो गुजरात से नहीं है। हरमीत वॉज अ मेंबर ऑफ द टीम विच हैज़ वन ब्रोंज मेडल एट एशियन गेम्स इन जकार्ता। ही हैज़ ऑल्सो वन टीम एंड इंडिविजुअल गोल्ड एट कॉमनवेल्थ TT चैम्पियनशिप्स। हरमीत उस टीम के सदस्य थे जिसने जकार्ता में एशिया खेलों में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने कॉमनवेल्थ TT चैंपियनशिप में टीम और व्यक्तिगत स्वर्ण भी जीता है। मानुष हैज़ वन अ ग्रैंड डबल एट खेलो इंडिया इन पुणे। तो मानुष ने पुणे के खेलो इंडिया में शानदार डबल जीता है। सो क्विकली कमेंट व्हेन वर दिस खेलो इंडिया इन पुणे हेल्ड? इन विच ईयर दिस खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन पुणे वर हेल्ड? किस वर्ष जो है खेलो इंडिया पुणे में आयोजित किए गए थे? इसका सही आंसर होगा 2019।
2019, क्योंकि 2018 में खेलो इंडिया शुरू हुआ था, वो नई दिल्ली में हुआ था, 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुए थे, और 2020 में जो खेलो इंडिया है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो कहाँ पर हुए थे, असम में हुए थे। ठीक है, और जो 2021 के खेलो इंडिया है वो कहाँ पर होंगे, जल्दी से बताइए, वो हरियाणा में होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। टॉकिंग अबाउट टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम, टॉप्स लक्ष्य ओलंपिक पोडियम स्कीम या योजना की हम बात करें तो ये लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन सितंबर 2014। तो सितंबर 2014 में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंस टू डेवलपमेंटल ग्रुप ऑफ एथलीट्स हु कैन विन मेडल्स इन 2024 एंड 2028 ओलंपिक्स। इसका लक्ष्य विकास समूह के एथलीटों को वित्त प्रदान करना है जो 2024 और 2028 ओलंपिक में पदक जीत सकते हैं। Moving forward, let's see a question. Who is not among the male paddlers that were recently chosen for tops and that come from गुजरात? इनमें से कौन हाल ही में टॉप्स के लिए चुने गए पुरुष पैडलर्स जो गुजरात से हैं उनमें शामिल नहीं हैं? हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, सौम्यजीत घोष एंड मानुष शाह। Quickly comment the correct answer. Guys, keep commenting the correct answer. What will be the correct answer for this? Option C, that is Saumyajit Ghosh. He is not from Gujarat. Moving forward, ICC Men's T20 World Cup for year 2021 to be hosted by India. वर्ष 2021 की ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। And ICC Men's T20 World Cup for year 2020 will be held in Australia in 2022. तो जो वर्ष 2020 के लिए ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो 2021 का जो वर्ल्ड कप है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप वो भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। 2020 का जो था वो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हो गया था, उसको स्थगित कर दिया गया था, और अब वो 2022 में होगा, और वो कहाँ पर होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 इन न्यू दिल्ली हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टिल फरवरी-मार्च 2022। न्यूजीलैंड में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को फरवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। All teams qualified for ICC Men's T20 World Cup 2021 will participate in the event to be hosted by India in 2021. ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के लिए योग्य सभी टीमें भारत द्वारा 2021 में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगी। Qualification event for ICC Women's Cricket World Cup was scheduled in Sri Lanka in July 2020, but this was postponed. Now the event will be organized in 2021. जुलाई 2020 में श्रीलंका में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए योग्यता कार्यक्रम निर्धारित किया जाना था, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया, और अब ये जो कार्यक्रम है वो 2021 में आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन 1909 एंड इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन दुबई, UAE। इसका जो गठन है वो 1909 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो दुबई, UAE में है। इट्स करंट CEO इज मनु साहनी। तो मनु साहनी जो है वो इसके जो है करंट CEO हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन, वेयर विल ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर द ईयर 2020 विल बी हेल्ड इन 2022। 2022 में आयोजित होने वाला वर्ष 2020 के लिए ICC पुरुष T20 विश्व कप कहाँ पर होगा? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड UAE। सो वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। मूविंग फॉरवर्ड, 78th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 2020। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं जो वर्षगांठ है वो 8 अगस्त 2020 को मनाई गई। 8 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज अगस्त क्रांति डे एवरी ईयर। हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी विद द स्लोगन डू और डाई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ की थी। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम ग्वालियर टैंक इन मुंबई। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुई थी। On 9 August 1942, the British arrested main leaders of the movement, but the movement continued. There was violence during the movement. 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ों ने आंदोलन के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आंदोलन जारी रहा।
तो ये ऐसा मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें जो मूवमेंट था वो पूरी तरह से लीडरलेस था। कोई भी मेन जो लीडर्स थे, कोई भी नेता नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन जारी रहा क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस थे वो पहले ही दे दिए गए थे लोगों को कि उनको क्या करना है। और आंदोलन के दौरान जो है काफ़ी हिंसा भी हुई थी। ड्यूरिंग द मोमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वर फॉर्म्ड एट प्लेसेस सच एज बलिया इन यूपी, तमलुक इन बंगाल, सतारा इन महाराष्ट्र एंड तालचर इन उड़ीसा। तो आंदोलन के दौरान यूपी के बलिया में, बंगाल में तमलुक में, महाराष्ट्र के सतारा में और उड़ीसा के तलचर में ऐसी जगहों पर समानांतर सरकारें जो है वो बनाई गई थी। Let's see a question related to the news. When was Quit India movement started? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1940, 17 अक्टूबर 1940, 8 अगस्त 1942 and 12 October 1942. So what will be the correct answer for this? Option C will be the correct answer, that is 8 August 1942. Moving forward to the next news. Delhi Airport develops a first of its kind portal for all international arriving पैसेंजर्स। दिल्ली एयरपोर्ट ने सभी अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए अपनी तरह का एक जो पोर्टल है वो विकसित किया है। एंड अंडर दिस पोर्टल इंडिया बाउंड इंटरनेशनल अराइविंग फ्लायर्स दे कैन फिल द मैंडेटरी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड दे कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन दिस पोर्टल फॉर द एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। तो इस पोर्टल के तहत जो भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय आगमनकर्ता यात्री हैं, जो अनिवार्य स्वघोषणा पत्र है वो इस पोर्टल के तहत भर सकते हैं। यात्री अनिवार्य संस्थागत संगरोध से छूट के लिए इस पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं। The online forms have been developed in association with various ministries including Ministry of Civil Aviation, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of External Affairs and governments of various states and union territories like UP, Punjab, Delhi, Haryana, etc. ऑनलाइन प्रपत्रों को विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर विकसित किया गया है, जिनमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा आदि शामिल हैं। Delhi Airport is a hub for international travel, with India signing up for air bubble mechanism with different countries. The number of international arrivals will increase. दिल्ली हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का एक केंद्र है, मुख्य केंद्र है, और भारत के विभिन्न देशों के साथ एयर बबल मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर करने से अंतर्राष्ट्रीय आगमन की संख्या बढ़ने की अनुमान है। तो इसीलिए जो है इसको जो जर्नी को पूरा पेपरलेस बनाने के लिए ये चीज़ की गई है, और ताकि आराम से जो पैसेंजर्स हैं वो जर्नी कर सकें। दिस इनिशिएटिव विल मेक पैसेंजर्स जर्नी सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस एज दे वोंट हैव टू फिल द फिजिकल फॉर्म्स ऑन अराइवल। इस पहल से यात्रियों की यात्रा सहज और संपर्क रहित होगी, क्योंकि उन्हें आगमन पर भौतिक फॉर्म जो है वो नहीं भरने होंगे, वो ऑनलाइन ही जो है फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इज अ कंसोर्टियम ऑफ GMR ग्रुप, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फ्रेपोर्ट। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है वो GMR ग्रुप, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और फ्रेपोर्ट का एक संघ है, कंसोर्टियम है। Let's see a question. Which Indian international airport has developed first of its kind portal for international arriving passengers? किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए अपनी तरह का पहला पोर्टल विकसित किया है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो क्या होगा इसका सही आंसर? What will be the correct answer for this? Option A will be the correct answer, that is Delhi International Airport. Moving forward to the next news, Union Minister of State for Shipping launched online examinations for seafarers. केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री ने नाविकों के लिए ऑनलाइन निकास परीक्षा शुरू की है। In the times of COVID-19 pandemic, seafarers who are getting training in different maritime training institutes under Directorate General of Shipping can take the exam from their होम्स। तो कोविड-19 महामारी के समय में नौवहन के महानिदेशालय के तहत विभिन्न समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नाविक अपने घरों से परीक्षा दे सकते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री विद ऑनलाइन एग्जिट एग्जामिनेशन फॉर सीफेरर्स इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया में नाविकों के लिए ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा शुरू करने वाला एकमात्र देश बन गया है। इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू प्रिपेयर 5 लाख सीफेरर्स टू केटर द नीड्स ऑफ इंडियन एंड ग्लोबल मैरीटाइम इंडस्ट्री। भारत ने भारतीय और वैश्विक समुद्री उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 5 लाख नाविकों को तैयार करने का लक्ष्य रखा है।
Let's see a question related to the news. Which country is the only country in the world to start online examination for seafarers? नाविकों के लिए ऑनलाइन निकास परीक्षा शुरू करने वाला विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस एंड इंडिया. वेरी इजी. क्विकली कमेंट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज इंडिया. भारत जो है वो एकमात्र देश है जो नाविकों के लिए ऑनलाइन निकास परीक्षा शुरू की है जिसने. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कवर्ड डेली करंट अफेयर्स और उससे जुड़े जो भी प्रश्न हैं वो भी हमने देख लिए हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे. आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें कि इस सेशन से हमारे जुड़ा करें. और यूँ ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.